नमस्कार मित्रों। देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा हम लोग कर रहे थे और इस आंदोलन में हिंदू धर्म से संबंधित जो समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो भी सुधार हुए थे उसकी चर्चा हम लोगों ने की। इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना, बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, फिर दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, एनिवेशन का थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस सब के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, अब हम आते हैं एक निम्न जातीय आंदोलन, हिंदू धर्म की निम्न जातीय आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुई। ठीक है, यह आपके 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी दोनों के दौरान यह आंदोलन प्रारंभ हुए थे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, निम्न जातीय आंदोलन। समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित लोगों के बीच उसके विरुद्ध एक आवाज हमको 1870 के दशक में सर्वप्रथम सुनाई दी। निम्न वर्ग के लोगों के सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, 1873 में इन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये संस्था है, सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना इन्होंने किया था 1873 में ज्योतिबा फूले। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और माली जात से संबंधित। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण धर्म के जो पाखंड थे, अंधविश्वास थे और उनका जो वर्चस्व कायम था, उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई थी और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। एक पुस्तक है गुलामगिरी, और दूसरा है सत्य शोधक धर्म समाज। ये दो पुस्तकों की रचना इन्होंने की और इसके साथ साथ इन्होंने आपको सत्य शोधक समाज जो है, सत्य शोधक समाज नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन करवाया। ठीक है, गुलामगिरी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। 1873 में इन्होंने निम्न जातीय की भावनाओं को उसको वाणी देने का कार्य किया था और इन्होंने जो उच्च वर्ग थे उनके विरुद्ध इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक सत्य शोधक धर्म समाज और एक गुलामगिरी। ठीक है, इसके बाद निम्न जातियों के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, यह 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के 1906 में B.R. शिंदे ने एक डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। इसके बाद 1873 के बाद दूसरी जो सभा बनी थी दलितों की, वह 1906 में। ठीक है, नाम क्या था? डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन
सोसाइटी। इस 1906 में B.R. शिंदे ने महाराष्ट्र में इस संस्था की स्थापना की। दलितों की समस्याओं और उनके दबे कुचले होने में जो महत्वपूर्ण उनकी मान्यता थी कि उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता था, उसके विरुद्ध इन्होंने एक आवाज़ उठाई थी। B.R. शिंदे ने जो संस्था स्थापित की, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, 1906, बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। ठीक, इसके बाद 1910-12 में बहुजन समाज की स्थापना हुई। बहुजन समाज, इसकी स्थापना होती है और इसको मुकुंदराव पाटिल ने महाराष्ट्र में इसको की। मुकुंदराव पाटिल, ठीक है। अब मैं 1873 से चला था। 1873 के बाद 1906 डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी और फिर 1910-12 में बहुजन समाज। संस्थापक कौन थे? B.R. शिंदे थे और इसके संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। ठीक है। फिर आपको 20वीं शताब्दी का जो 1920 का दशक रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। 1910-12 चलिए, उक्त संस्थाओं के बाद 1920 में केरल में 1920 आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत। आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, इसकी शुरुआत केरल में होती है 1920 में। ठीक, इसके बाद 1922 में जस्टिस पार्टी की स्थापना। जस्टिस पार्टी की स्थापना। ठीक, फिर देखिए 1923 में आपके एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह। और फिर 1931 में, देखिए मैं चारों को इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ सन वाइज, वर्ष वाइज आपके दिमाग में फीड होता रहे। 1931 में गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर सत्याग्रह। ठीक, ये सारे आंदोलन, जस्टिस पार्टी की स्थापना भी दक्षिण भारत में हुई। वाइकोम सत्याग्रह भी ये त्रावणकोर, ठीक है, केरल का स्थान है वहां पर, और गुरुवायूर सत्याग्रह भी केरल में। ये सब मंदिरों में निम्न जात के लोगों के प्रवेश के लिए जो उनके प्रतिबंध आरोपित थे उसके विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हुआ था। अब हम आते हैं 1920 के आत्मसम्मान आंदोलन पर। इस आंदोलन को प्रारंभ करने में आपको E.V. रामास्वामी नायकर, E.V. रामास्वामी नायकर, ठीक, इस आंदोलन की शुरुआत E.V. रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? ये भी केरल में हुआ था और नायकर ने शुरुआत की थी। ठीक, उसके बाद 1922 में जब हम आते हैं जस्टिस पार्टी, तो जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की थी? एक है C.N. मुदालियर। नाम क्या है? C.N. मुदालियर। ठीक,
दूसरा है इसमें टी.एम. नायर, टी.एम. नायर। और तीसरे इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति थे पी.टी. चेन्नी, पी.टी. चेन्नई। ठीक है, ये दक्षिण भारत में। आपको अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, वरना मैं बोल दे रहा हूँ। जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की थी 1922 में? दक्षिण भारत में सी.एन. मुदालियर, टी.एम. नायर और पी.टी. चेन्नई। ठीक है, यह निम्न जाति के लोगों के लिए आवाज उठाने वाली संस्था दक्षिण भारत में स्थापित की गई थी। ठीक है, वह छुआछूत, भेदभाव, ठीक है, और जाति पात का जो बिल्कुल सतह पर आ चुका था, उसी के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हुआ था और इसके संस्थापक जस्टिस पार्टी ने उसको आवाज देने का काम किया। गुरु वाइकोम सत्याग्रह के विषय में जरा देख लीजिए। केरल में 1923 में यह जो है केरल का वाइकोम जो है त्रावणकोर नामक स्थान पर ही पड़ता था। वहाँ मंदिरों में निम्न जाति के लोगों के प्रवेश के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक, वहाँ पर एक जाति थी एझवा, नाम क्या था? एझवा। और दूसरी थी पुलैया। यह निम्न जाति से संबंधित यह ग्रुप था, एझवा और पुलैया। इनको मंदिरों में प्रवेश के लिए मनाही थी। उच्च वर्ग के लोग मंदिरों में प्रवेश के विरुद्ध थे। इसके लिए आंदोलन की शुरुआत 1923 में वाइकोम सत्याग्रह हुआ। ठीक है, इस आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे नारायण गुरु, नारायण गुरु। ठीक, और इसके बाद और भी इसमें नाम जुड़ते चले गए। एक है एन कुमार, एन कुमार, और फिर माधवन, के माधवन। इनका पूरा नाम क्या था? के माधवन, के माधवन। और फिर जो है के.पी. केशव मेनन, के.पी. केशव मेनन। ठीक, यह किससे संबंधित थे? वाइकोम सत्याग्रह। कहाँ पे पड़ता है? केरल में। मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद गुरुवायूर नामक स्थान, ये भी केरल में है, वहाँ भी मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चला था। और इसको वहाँ के कलप्पन, प्रारंभकर्ता कौन थे? के कलप्पन। ठीक, और उसमें में श्री कृष्ण पिल्लई इसके अन्य नेता थे। अब जो कमीशन के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन का स्वरूप यही है: आत्मसम्मान आंदोलन, गुरुवायूर आंदोलन, वाइकोम आंदोलन, सत्याग्रह, ये किसने प्रारंभ किया, इससे संबंधित ये कब शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, और इससे संबंधित उसके नेता कौन कौन थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आपका था। अब देखिए, अगर हम एक शुरू में निम्न जातीय आंदोलन को शुरू करते हैं तो आपका कहाँ से 1873 ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज से प्रारंभ होता है। फिर 1906 में बी.आर. शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, फिर 1910 और 12 में मुकुंद राव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना करते हैं। 1920 में आते हैं ई.वी. रामास्वामी नायकर का आत्मसम्मान आंदोलन शुरू होता है। 1922 में जस्टिस पार्टी की स्थापना होती है। टी.एम. नायर, पी.टी. चेन्नी और सी.एन. मुदालियर ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद 1923 में वाइकोम सत्याग्रह शुरू होता है एन नारायण गुरु के द्वारा। फिर इसमें एन कुमार, के माधवन, के.पी. केशव मेनन आदि नेता जुड़ते चले जाते हैं। उसके बाद आपका गुरुवायूर आंदोलन वह के कलप्पन के द्वारा 1931 में प्रारंभ होता है और श्री कृष्ण पिल्लई इससे जुड़ते हैं। ठीक, अब हम दो बातें और, ये तो दक्षिण भारत में हो गया। अब हम देखते हैं कि 1917 में पहली बार कांग्रेस के मंच से
निम्न या दलितों के लिए आवाज उठनी शुरू हुई थी। पहली बार कब? 1917 में, जब आपके गांधी का पदार्पण होता है, ठीक है, तब दलितों की जो उनके हित के लिए कांग्रेस के मंच से आवाज उभरनी शुरू हुई थी, ठीक है। और 1931 में अपने अधिवेशन में कांग्रेस ने दलितों की समस्याओं को अपने एजेंडे में शामिल किया था, ठीक है। लेकिन इसी बीच गांधी जी दलितों के लिए काफ़ी काम प्रारंभ कर चुके थे। आपको पता है, एक तो मैंने आपको बताया था कि आपकी यंग इंडिया, इनकी जो पत्रिका थी अंग्रेजी में प्रकाशित हो रही थी, उसको 1932 में इन्होंने चेंज किया और उसको हरिजन नामक पत्रिका में परिवर्तित किया, ठीक है। इसके बाद 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। निवारण संघ की स्थापना ये कब किया था गांधी ने? 1932 में, ठीक। और यही जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1933 में हरिजन सेवक संघ में बदल गया। हरिजन सेवक संघ, यानी कि इसके नाम का परिवर्तन हरिजन सेवक संघ में हो गया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा, ठीक है, ये हो गया। और आपने एक नाम सुना होगा B.R. अम्बेडकर का। B.R. अम्बेडकर ने भी इस वर्ग के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1924 में उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। ये तो गांधी जी का हो गया। इसके बाद हम आते हैं अम्बेडकर के विषय में। अम्बेडकर ने 1924 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1924 में की, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा एक बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। बहिष्कृत भारत, ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। अक्सर पूछा गया है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो ये हमारे B.R. अम्बेडकर ने किया था। B.R. अम्बेडकर, ठीक। अब एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में रहता है। एक तो अभी 1906 में जो मैंने संस्था बताई थी, 1906 में वो भी क्या था? डिप्रेस्ड, ठीक, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, ठीक। इसको किसने किया था? B.R. शिंदे ने। B.R. शिंदे, ठीक। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी। अब देखिए इसी से मिलता जुलता नाम आपका है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, सोसाइटी की स्थापना। तो आप कंफ्यूजन मत पालिएगा, ठीक है। अखिल भारतीय नेता आपके कौन थे? B.R. अम्बेडकर। इसलिए ऑल इंडिया जब अगर आ जाए डिप्रेस्ड क्लासेस सोसाइटी, तो इसके संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर, ठीक है। और दूसरे के डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना B.R. शिंदे ने की। इसमें अक्सर हमने देखा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1906 1924, ठीक है, और दिमाग में कुछ और घूमने लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया अगर लग जाए डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी में, तो वो B.R. अम्बेडकर का है और अन्यथा वो B.R. शिंदे का है, ठीक है। ये तो हमारे दलितों के लिए 19वीं 20वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण कार्य किए गए, ठीक है। इसके साथ साथ हिंदू धर्म से संबंधित
कुछ और संस्थाओं का निर्माण किया गया था। आप केवल उन संस्थाओं के नाम देखते जाइएगा और उसके संस्थापक और किस वर्ष हुआ था, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो पहला आपको एक संस्था मैं बताता हूँ कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आप लोग जानते ही होंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इस संस्था की स्थापना किसने की थी? 1905। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, इनको कहा गया है जीके गोखले, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना हुई और 1915 तक आपके गोखले जीवित रहे। 1915 में इनकी डेथ होती है और तब तक इसके अध्यक्ष गोखले रहे और इनकी मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बनाए गए। श्रीनिवास शास्त्री, एक संस्था ये थी। यह ऐसी संस्था थी कि जो राष्ट्रीय हितों में कार्य करने वाले जो संगठन थे उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करती थी, ठीक है, यह संस्था। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था आपकी एक आई है 1911, ठीक, सोशल सर्विस लीग, ठीक है, सोशल सर्विस लीग, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक सेवा संघ, ठीक। इसकी स्थापना 1911 में किसने किया था? एन.एम. जोशी ने, एन.एम. जोशी, इसकी स्थापना, ठीक है। आपने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी देख लिया 1905, जीके गोखले 15 तक अध्यक्ष रहे। 1915 में श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बनाए गए। 1911 में सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी ने किया था, ठीक, और इसको सामाजिक सेवा संघ के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद दो और महत्वपूर्ण संस्था है। एक संस्था आपकी सेवा समिति, 1914 में दो संस्था का निर्माण हुआ। 1914 में एक सेवा समिति, सेवा समिति कहाँ पर? इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू ने, हृदयनाथ कुंजरू इलाहाबाद में इस संस्था की स्थापना की थी 1914 में। और दूसरी एक संस्था थी स्काउट गाइड्स, बेडन पावल की एक संस्था थी, उस संस्था का नाम था स्काउट्स, हाँ 1900। इसके पहले एक संस्था थी स्काउट्स एसोसिएशन, स्काउट्स एसोसिएशन, ठीक है, यह संस्था जो है स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना बेडन पावल ने किया था। बेडन पावल ने इस संस्था की स्थापना की थी। लेकिन इस संस्था की एक समस्या क्या थी कि इसमें सिर्फ गोरे लोग इसमें शामिल हो सकते थे, काले लोगों के लिए इसमें मनाही थी। तो इसके विरुद्ध जो है 1914 में ही 1914 में स्काउट्स गाइड एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने किया था, ठीक है। स्काउट्स गाइड एसो, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने, श्री राम वाजपेयी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक 1914 में सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू इलाहाबाद में, और स्काउट्स गाइड एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी का 1914, ठीक। ये महत्वपूर्ण संस्था आपके
सुधार से संबंधित थी, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार से संबंधित ये संस्थाएं। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम एक बार पुनः आपको हिंदू धर्म में जो समाज के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो सुधार हुए उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। एक एक क्रम से सुन लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। पहला ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। उसके बाद महत्वपूर्ण संस्था आपकी प्रार्थना समाज, रानाडे की। आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती की। फिर रामकृष्ण मिशन आपके विवेकानंद की 1896। ये महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके धर्म सभा राधाकांत देव का था, ठीक। मानव धर्म सभा 1844 मंचाराम का था। और फिर जो है आपकी जो संस्थाएं थी, थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है। ये कहाँ पे स्थापित हुई थी? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय मद्रास के अडयार में खोला गया था। बाद में एनिमेशन इससे जुड़ती हैं और 1907 में इसकी अध्यक्षा बनती है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण एक संस्था थी। और दलितों से संबंधित जो संस्था थी उसकी चर्चा अभी हम आपसे कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रावधान लागू हुए थे समाज के क्षेत्र में सुधार के लिए, वो कौन कौन से थे? पहला तो समाज में एक था बाल, मतलब कहते हैं कि बालिका वध, ठीक है, बाल हत्या, एक वो था। दूसरा एक सामाजिक कुरीतियों के क्षेत्र में सती प्रथा थी। तीसरा एक ठगी का अंत था, ठगी प्रथा थी, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह था। स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रावधान थे, ठीक है। इससे संबंधित कौन से प्रावधान कब कब लागू हुए थे, इसकी जरा हम चर्चा कर लें, ठीक है। पहला आप देखिएगा, बाल हत्या, बाल, ठीक। इससे संबंधित जो प्रावधान लागू किए गए थे, एक तो 1785 में और दूसरा 1804, ठीक है। बाल हत्या रोकने का प्रयास एक वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ठीक। और फिर 1804 में आपके वेलेजली के समय हुआ था, लेकिन यह रोक नहीं पाए थे, ठीक है। ले 1870 में, 1870 में एक नियम बना दिया गया कि प्रत्येक बच्चे की जन्म की सूचना आपको स्थानीय सरकार को देनी पड़ेगी, ठीक है। 1870 में तब जाकर बाल हत्या के विषय में थोड़ा सा ये कठोरता से लागू हुआ, तो वह थोड़ा इसमें कमी आई थी। एक ये प्रयास किया गया था। दूसरा आपका देखते हैं सती प्रथा। इसके लिए 1829 में सती प्रथा से संबंधित कानून आया। वह कानून नियम 17 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून को बनवाने में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग का महत्वपूर्ण योगदान था। एक सती प्रथा से संबंधित हो गई। नेक्स्ट आप देखिएगा, आपका ठगी का अंत, ठीक। इससे संबंधित जो कानून लागू किया गया था वह 1831 से लेकर 37 में स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में यह कानून लागू किया गया था, ठीक है। ठगी का अंत, अगर कभी आ जाए कि भारत में ठगी का अंत किसने किया था, तो उसने, आप बोलिएगा, कर्नल स्लीमैन, ठीक है। इसके बाद एक आपका था उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में खोंड जनजाति थी। उस खोंड जनजाति में नर बलि की प्रथा विद्यमान थी, नर बलि, ठीक। ये प्रथा विद्यमान थी कहाँ? उड़ीसा के खोंड जनजाति, उड़ीसा खोंड जनजाति, ठीक।
इस जनजाति में नर बलि की प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, इनका जो कार्यकाल था यह कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 तक था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि आप धीरे धीरे गवर्नर जनरलों के विषय में आप क्रम से दिमाग में उसको बैठाते जाइए कि किस सन में कौन हुए थे। तो ये इसके रोकने का जो प्रयास किया था नरबल, उड़ीसा की खोंड में जनजाति में जो प्रथा लागू थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और उसके बाद यह जो है कैम्पबेल के प्रयास से 1850 के दशक में यह रोका गया। पहला प्रयास किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण थे। अच्छा, स्त्रियों के विषय में जो सुधार हुए थे, उनकी शिक्षा को लेकर आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो नियम बनाए गए थे, जो अधिनियम पारित किए गए थे, उससे संबंधित तथ्य आप देख लीजिएगा कि स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रथम प्रयास कब किया गया था? स्त्री शिक्षा, ठीक, इससे संबंधित प्रथम प्रयास किया गया था 1817 में, जब ईसाई मिशनरी ने तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। तरुण स्त्री सभा, ठीक, ईसाई मिशनरी द्वारा। ठीक है, पहला प्रयास स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में तरुण स्त्री सभा, ईसाई मिशनरी द्वारा, कलकत्ता। ठीक है, इसके बाद आप इस क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफी प्रयास किया, बहुत काम किया। उन्होंने 35 कॉलेज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक, 35 स्कूल की स्थापना इन्होंने की। और इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित एक कानून पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह कानून पारित हुआ था 1856 में। ठीक है, इसको कहा जाता था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। यह उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। देखिए, इसी समय लॉर्ड डलहौजी हटा था, तो प्रयास इनका शुरू हो गया था 1855 में ही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लेकिन यह पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो ये प्रश्न काफ़ी, चूँकि थोड़ा सा करीबी मामला है, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी पूछा गया है कि यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था, जबकि प्रयास शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप। अब देखिए, इसमें क्या किया कि नियम बनाकर विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध ठहराया गया और उनसे उत्पन्न जो संतान होती थी उनको भी मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है 1856 का। इसके बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अब इसके बाद 1872, एक और जानिएगा, 1872। इसके तीन, इसमें जो नियम पारित हुआ था उसके तीन नाम है। एक नाम है सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट।
दूसरा नाम इसका है कि नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज। तीसरा नाम है ब्रह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम। इस अधिनियम को पारित कब किया गया था? 1872 में। ठीक है, 1872 में सिविल, अगर आपको आ जाए कि सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक, या ब्रह्म विवाह अधिनियम, तो आप तीनों को एक समझिएगा। 1872 में इसमें इसका जो मुख्य पॉइंट था, मुख्य बिंदु था, अंतरजातीय विवाह को, अंतरजातीय विवाह को मान्यता देना। ठीक, और इसके साथ साथ इसने लड़कों के और लड़कियों की विवाह की उम्र निर्धारित कर दी थी। लड़कियों के लिए 14 वर्ष, ठीक, और लड़कों के लिए 16 वर्ष। यह विवाह की, सॉरी, लड़कों के लिए 18 वर्ष, यह विवाह की उम्र इसने निर्धारित कर दी। ठीक है, 14 वर्ष और 18 वर्ष। अब इसी के पारित होने में केशव चंद्र सेन का बड़ा योगदान था। और आप देखिए 14 वर्ष विवाह की उम्र लड़कियों के लिए, लेकिन यह 1876 में अपनी ही पुत्री का विवाह, 11 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के जो राजा थे उनके राजकुमार के बेटे के साथ कर दिया था। और फिर वही ब्रह्म समाज फिर दो भागों में टूटा था। एक इनका जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज था, और दूसरा जो है जो टूट के बना था वो साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने और शिवनाथ शास्त्री ने की थी। और इनका जो ब्रह्म समाज था उस ब्रह्म समाज का नाम बदल कर इन्होंने नव विधान रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? नव विधान। ठीक है, ये हमको लग रहा है कि मैं चर्चा नहीं कर पाया था, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब ब्रह्म समाज के दो विभाजन होते हैं। एक विभाजन 1865 में होता है, वह विभाजन में दो भागों में टूटते हैं, एक आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का था और भारतीय ब्रह्म समाज किसका था? आपके केशव चंद्र सेन का था। फिर 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है, लड़कियों की विवाह की उम्र कितने वर्ष? 14 वर्ष निर्धारित करता है। लेकिन इन्होंने ही अपनी 11 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया। 1876 में फिर यह टूटा। कौन? भारतीय ब्रह्म समाज। जब टूटता है तो साधारण ब्रह्म समाज में और इनका जो ब्रह्म समाज है, और इन्होंने अपने ब्रह्म समाज का नाम बदलकर क्या रख दिया था? नव विधान। इसलिए कभी अगर आ जाए कि नव विधान नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो वह केशव चंद्र सेन ने किया। ठीक है, अब ये हो गया नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम, अंतरजातीय विवाह को मान्यता और विवाह की उम्र। ठीक है, इसके बाद 1891 में 91 में फिर एक आता है, एक अधिनियम पारित होता है। वो अधिनियम का नाम रहता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1891। ठीक है, और इस एक्ट को पारित करवाने में बी.एम. मालावारी का विशेष योगदान था। इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट में क्या किया कि लड़कियों की विवाह की उम्र घटाकर कितना कर दिया? 12 वर्ष। ठीक है, अब 12 वर्ष के नीचे की कन्याओं का विवाह नहीं होगा, 12 वर्ष। उधर क्या था? 14 वर्ष। इस पर तिलक ने इस एक्ट का बड़ा विरोध किया था। बीजी तिलक ने उन्होंने कहा था कि हमारे सामाजिक मामलों में, हमारे धार्मिक मामलों में ये सरकार जो हस्तक्षेप करती है ये ठीक नहीं है। इसलिए
प्रश्न अगर कभी पूछा जाए कि 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किसने किया, तो वह विरोध किसने किया था? तिलक। ठीक है। और यह लड़कियों की विवाह की उम्र घटाकर कब कर दिया? 12 वर्ष कर दिया। फिर एक 1929 में आता है शारदा एक्ट। शारदा, यह भी लड़कियों की विवाह से संबंधित था और यहाँ विवाह की उम्र फिर क्या किया गया? 14 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। स्त्रियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, वो प्रावधान यही थे। ठीक है, पुनः दोहरा देते हैं। स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित पहला प्रयास 1817 तरुण स्त्री सभा ईसाई मिशनरी ने शुरू की। ठीक है, इसके बाद अनेक संस्थाएं, लेकिन इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान, कई स्कूल्स की स्थापना की। उनके फलस्वरूप एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक, उसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ 1872 में, फिर 1891 में, फिर 1929 में। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट की स्थापना की गई। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया और लड़कियों की विवाह की उम्र और लड़कों की विवाह की उम्र निर्धारित की गई 14 वर्ष और 18 वर्ष। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में, लड़कियों की विवाह की उम्र घटाकर 12 वर्ष की गई। इस एक्ट का तिलक ने बड़ा विरोध किया था। ठीक, उसके बाद 1829 में शारदा एक्ट आया, पुनः लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है, ये महत्वपूर्ण स्त्रियों के विषय में प्रावधान किए गए थे। ठीक है, अब हम हिंदू धर्म से संबंधित सारे संस्थाओं के विषय में, महत्वपूर्ण एक्ट्स जो समय समय पर बने उनके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं मुसलमान या मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, बहुत संक्षेप में मैं इसको आपको डिस्क्राइब करूंगा। चार आंदोलनों के विषय में आपको अध्ययन करना है मुसलमानों से। आप लोग यहाँ हेडिंग डालिएगा मुस्लिम सुधार आंदोलन। ठीक है, मुस्लिम सुधार आंदोलन। ठीक, आपको मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से थे। एक आपका आंदोलन था बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, इस आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा, इसलिए एक फिक्स डेट नहीं रखी जा सकती कि आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा आंदोलन आपका था अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन। ठीक, तीसरा आंदोलन आपका था देवबंद आंदोलन। ठीक, और चौथा आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। ठीक, यही चार आंदोलन मुस्लिम धर्म से संबंधित आपको अध्ययन करने हैं। एक बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन के जो जनक थे, यह आंदोलन भारत में नहीं हुआ था। यह आंदोलन, इस आंदोलन का उदय जो है ये मध्य पूर्व के देशों में हुआ था। इसके संस्थापक थे शाह वली उल्लाह। ठीक, इसके संस्थापक यही थे। इसके बाद बहावी आंदोलन में जो भारत के प्रमुख नेता आए, उसमें एक का नाम था शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल
अजीज और दूसरे थे आपके सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। इस आंदोलन का जो केंद्र था वो पटना में था। ठीक, अब देखिए नेतृत्व के विषय में चर्चाएं, कमीशन का पेट क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है कि वनडे एग्जामिनेशन में या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वहाबी आंदोलन के जनक कौन थे, भारत में इस आंदोलन को किसने दिशा दी, गति प्रदान की। तो वहाबी आंदोलन के जनक कौन थे, शाह वली उल्लाह थे। भारत में शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने इसको दिशा दिया और पटना इसका केंद्र था। इनका कहना था कि इस्लाम धर्म से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें थी, कुरान है, हदीस है, सब में एकता का भाव होना चाहिए, यानी कि उसकी व्याख्या जो है एक जैसा ही होना चाहिए। अगर व्याख्या हर एक में अलग अलग है तो आप अपने दिल की आवाज़ को सुनकर उसका उचित निर्णय करें कि क्या सही होगा। ठीक है, यही इनका प्रमुख ध्येय था। आपका कौन सा आंदोलन हो गया, वहाबी आंदोलन। उसके बाद हम आते हैं अलीगढ़ आंदोलन पे। आप इसके नाम को नोट कर लीजिएगा, शाह अली उल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद बरेलवी। अब हम आते हैं आपका आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन, ठीक, इस आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद। अब देखिए सैयद अहमद बरेलवी और सर सैयद अहमद खान नाम चूंकि मिलता जुलता है इसलिए एक दूसरे में जाने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो इसको अपने बाइफरकेट कर लीजिएगा कि हम कैसे सर सैयद अहमद खान को इससे जुड़े रहे और सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन से जुड़े रहे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने ये जब 1857 का युद्ध हुआ, विद्रोह हुआ, विद्रोह होने के बाद इसमें करारी जब हार होती है और अंग्रेज जीतते हैं तो उन्होंने मुसलमानों को काफ़ी प्रताड़ित करने का कार्य किया अंग्रेज़ों ने। ठीक, हिंदुओं का पक्ष लिया, क्योंकि हिंदुओं के अधिकांश जमींदार ग्वालियर, नाभा, जींद, पटियाला के सब जितने जमीन वो थे उन्होंने बड़ा ध्यान दिया था और अंग्रेजी सत्ता के पक्ष में खड़े हो गए थे। अंग्रेजों ने मुसलमानों को टार्चर करने का प्रयास ज़्यादा किया उसके बाद, लेकिन उस समय डब्ल्यू हंटर की पुस्तक थी भारतीय मुसलमान, इंडियन मुसलमान। उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको इस समय डिवाइड एंड रूल का पालन करते हुए आप मुसलमानों को प्रश्रय देने का कार्य करें, ठीक है, और फिर आप भारत पे लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। तो उसकी बात मानते हुए अंग्रेजों ने मुसलमानों का पक्ष लेना शुरू किया और फिर जो है यही सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। और उसमें क्या किया इन्होंने, पहली बात कि प्राच्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, इसका इन्होंने समर्थन किया। ठीक, और दूसरा अपने धर्म के लोगों से ये आह्वान किया कि भारत में अंग्रेजों का शासन बना रहना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, यह हमारे हित में है। ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन को, अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा और यह अंग्रेजी शासन के पक्षधर थे।
ठीक है, अंग्रेजी शासन के पक्षधर, ठीक है, इसके पक्षधर। अब इसके बाद दो कार्य था। इस कार्यों में इन्होंने दो संस्थाओं की स्थापना की थी। एक संस्था इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। कब किया था? 1864 में, ठीक। और एक दूसरी संस्था इन्होंने स्थापित की, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना इन्होंने कब किया? 1875 में। दो संस्था आप देखिएगा, एक साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में और एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में। यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होता है 1920 में, ठीक है। इन दोनों संस्था की स्थापना की। इसके साथ साथ आप इसको नोट करते चलिएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, साइंटिफिक सोसाइटी 1864। अब हम आते हैं, इन्होंने कुछ और भी संस्था स्थापित किया था और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ समाचार पत्रों का अंग्रेजों के पक्ष में, ठीक है, प्रकाशन करवाया था। एक इनका समाचार पत्र था तहजीब उल अखलाक, एक समाचार, इसका अर्थ था नैतिकता एवं सभ्यता, नैतिकता एवं सभ्यता, तहजीब उल अखलाक। इसमें इस पत्र के माध्यम से उन्होंने मुसलमानों में जो पीरी मुरादी प्रथा थी उसको समाप्त करने का आह्वान किया था, ठीक है। और दूसरा इनका समाचार पत्र था राजभक्त मुसलमान, और एक समाचार पत्र इनका था देशभक्त एसोसिएशन, ठीक है। ये तीनों महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, तहजीब उल अखलाक और राजभक्त मुसलमान और देशभक्त एसोसिएशन। जो देशभक्त एसोसिएशन, इसकी स्थापना किया था इन्होंने, तो इसको जो प्रकाशित करवाया था वो किसके साथ? बनारस के राजा थे शिव प्रसाद, इनके साथ मिलकर, ठीक है, शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खान, ठीक है। कुल मिला के इनका क्या था? अंग्रेजों का समर्थन करना था, उनकी शिक्षा को समर्थन करना था। इनके प्रमुख जो आप ध्यान में रखिएगा, सर सैयद अहमद खान की एक साइंटिफिक सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी 1864 की, और दूसरी 1875 की मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था, तहजीब उल अखलाक, देशभक्त मुसलमान, राजभक्त मुसलमान और देशभक्त एसोसिएशन, ठीक है। ये आप इस सर सैयद अहमद खान। अब देखिए, इसी के विरोध में, सर सैयद अहमद खान के विरोध में देवबंद आंदोलन की शुरुआत, देवबंद आंदोलन, ठीक। अब ये चूंकि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक, अंग्रेजों के समर्थक थे, इसके जस्ट अपोजिट कुरान और हदीस की
जो मूल इस्लामी शिक्षा थी, ठीक है, शुद्ध इस्लामी शिक्षा, उसका समर्थन करने के लिए देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई 1867 में। कब? 1866। ठीक है। इसके जो प्रमुख लीडर थे, एक का नाम था रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही। दूसरे थे शिबली नोमानी। ठीक है। और एक लीडर और इसके थे रशीद अहमद गंगोही, शिबली नोमानी, और अभी मैं उसको दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा, उसको मैं दिखा दूंगा। एक और महत्वपूर्ण लीडर थे। ठीक है। इस आंदोलन का जो केंद्र था वो देवबंद यानी सहारनपुर में था। सहारनपुर। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? शुद्ध इस्लामी शिक्षा का समर्थन किया। शुद्ध इस्लामी शिक्षा का समर्थन। सर कोई ननौतवी थे क्या? ननौतवी? हाँ, ओ काशिम ननौरी, मोहम्मद काशिम ननौरी। ठीक, ध्यान रखिएगा, नाम विस्मृत कर रहा था। एक नाम और क्या था? मोहम्मद काशिम ननौरी। काशिम ननौरी। ठीक है। ये तीन इसके प्रमुख लीडर थे। इस लीडर का नाम दिमाग में रखिएगा हमेशा। शुद्ध इस्लामी शिक्षा का समर्थन, और इन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध किया, अंग्रेजों को भारत से निकालने का आह्वान किया। ठीक है। यानी कि जस्ट अलीगढ़ के अपोजिट इन्होंने देवबंद आंदोलन शुरू किया। ठीक है। ये आपका हो गया 1867 में। इसके बाद एक प्रमुख आंदोलन आपका शुरू होता है, वो अहमदिया आंदोलन कहलाता है। वो 1889 में, 1889 में अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। ठीक। इस आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक। यह मुसलमानों में, मुसलमान धर्म के में जो व्याप्त कुरीतियां थी उसके सुधार के लिए काफी प्रयास किया था, और यह सर्व समाज, सर्वव्यापी, ठीक है, के पक्षधर थे। ठीक है। सर्व समाज को साथ लेकर चलने का आह्वान इस अहमदिया आंदोलन में किया गया। और मिर्जा गुलाम अहमद जो है, अपने को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार, ईसा मसीह का अवतार मानता था। जब सर्व समाज को लेकर चलने की बात आई थी, तो यह कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार अपने को मानता। 1889 अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद के। बस इतना ही आप ध्यान में रखिए, इतना ही दिमाग में रखिएगा। ये चारों मुसलमानों से संबंधित यही चार आंदोलन आपको 19वीं शताब्दी में। ठीक है। बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, और आपका देवबंद आंदोलन, और आपका अहमदिया आंदोलन। अब सिर्फ एक और बचता है, ये पारसी धर्म में सुधार से संबंधित एक प्रयास, एक आंदोलन, पारसी धर्म। ठीक। इससे संबंधित एक संस्था, इसमें सुधार से संबंधित, पहली बात तो व्यापार वाणिज्य में क्योंकि काफी प्रमुखता से छाए रहते थे, इसलिए यह अंग्रेजों के काफी नजदीक रहे। ठीक है। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन तो किया। ठीक है। और इसके साथ साथ अपने धर्म में व्याप्त जो पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा, ठीक, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा, ठीक, इस दिशा में भी सुधार का प्रयास किया। स्त्री शिक्षा,
इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया था, उसका नाम था रहनुमाए मजदा याशन। रहनुमाए मजदा याशन। यह संस्था बनी कब? 1851 में। ठीक। इस संस्था के जो प्रमुख लीडर थे, नेता थे, वो एक दादा भाई नौरोजी, ठीक। दूसरे थे नौरोजी फरदोन जी, और तीसरे थे एस बंगाली। ये 3 प्रमुख लीडर थे, और इन्होंने एक राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। राष्ट्र गुफ्तार। इस पत्रिका का प्रकाशन इस संस्था ने करवाया था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने, ठीक है, बाल विवाह का विरोध किया था, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था, पर्दा प्रथा का विरोध किया था। ठीक है। नाम इसके रहनुमाए मजदा याशन। 1891 एक ही संस्था का निर्माण हुआ। दादा भाई नौरोजी फरदोन जी, एस बंगाली। ठीक है। और राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर सिख धर्म की 2-3 संस्थाएं थी, उसके बाद इस लेक्चर को आज मैं समाप्त करूंगा। ठीक है। आगे चलते हैं। सिख धर्म सुधार आंदोलन। इसके 3 आंदोलन थे। ठीक है। एक आपका निरंकारी आंदोलन, पहला है निरंकारी आंदोलन। ठीक है। यह सिख धर्म में घुस आए हिंदू धर्म के रीत रिवाज के विरुद्ध आंदोलन था। निरंकारी आंदोलन सिख धर्म में हिंदू धर्म से आए रीत रिवाज के विरुद्ध यह आंदोलन था, निरंकारी आंदोलन। इसको शिवदयाल साहिब ने शुरू किया। शिवदयाल साहिब। ठीक है। दूसरा है नामधारी आंदोलन। ठीक है। इस आंदोलन को राम सिंह ने शुरू किया था। ठीक है। ये एक संस्था और बनी थी, उसका नाम था सिंह सभा। ठीक है। बस आप 2 जानिएगा, एक निरंकारी आंदोलन शिवदयाल साहिब का, और नामधारी आंदोलन जो है वो राम सिंह का। ठीक। अब बस सिख धर्म में जो अंधविश्वास और अनेक कुरीतियों का जो हिंदू धर्म से पदार्पण हुआ था, उसी के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है। तो आज हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन 19वीं और 20वीं शताब्दी, ठीक है, इसके विषय में विस्तृत चर्चा करके इस अध्याय को समाप्त करते हैं। ठीक है। अब ये समाप्त होता है। इतनी चीज़ें अगर याद, इसमें से काफ़ी कुछ पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। आप लोग क्रम वाइज इसको दिमाग में रखते जाइएगा। अगला आपको 1857 का विद्रोह, और फिर राजनीतिक संगठनों का उदय, और फिर भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आज आप लोगों को आशा है कि समझ में आ गया होगा।
ठीक है फिर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।